विनीता बहुत ही सीधी साधी लड़की थी जो कि अपने घर वालों को बहुत ही प्यार करती थी और उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा करती। उसके घर में उसकी बूढ़ी सास, उसके ससुर और एक कुंवारी ननद थी। विनीता के पति का देहांत शादी के 3 महीने बाद ही हो गया था। तब से विनीता ही गांव में सब्जियां बेचकर अपने ससुराल वालों का गुजारा किया करती। एक दिन वो गांव के चौराहे पर खड़ी होकर सब्जियां बेच रही थी। सब्जियां ले लो, ताजी ताजी सब्जियां ले लो, गोभी, टिंडे, तोरी सब ले लो, सब हरी हरी सब्जियां हैं, ले लो भाई ले लो, सब्जियां ले लो। विनीता ऐसे ही सुबह से शाम तक सब्जियां बेचती है, लेकिन कोई भी उसकी सब्जियां खरीदने के लिए नहीं आता, जिसके बाद वो परेशान होकर खुद से कहती है, हे कृष्ण मुरारी, आखिर क्यों तू मुझ गरीब की इतनी परीक्षा ले रहा है? सास ससुर का खर्चा चलाना और नंद की शादी के बारे में सोचना, सब कुछ कैसे हो पाएगा? विनीता भगवान से शिकायत करती है, लेकिन भगवान सुनकर राजी ही नहीं थे। उसके दिन नहीं बदलते और वो ऐसे ही परेशान रहा करती। ऊपर से उसकी सास भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसे लगता था कि विनीता अशुभ है, इसलिए उसके आने से उसके बेटे की जान गई। अब शाम को थकी हारी वो घर आती है तो उसकी सास कहती है, आ गई मनोज, आज भी खाली हाथ आई है या कुछ लेकर आई है? या फिर तू सुबह सुबह मटर गश्ती करने ही गई थी और खाली हाथ आ गई? अरे रीमा, अरे थोड़ी शर्म किया करो। अरे बहू है वो तुम्हारी, अब बहू से इस तरह से कौन बात करता है? अरे कम से कम एक औरत ही समझकर उसे कुछ मत कहो, लेकिन नहीं, तुम पता नहीं क्या हो। अरे अरे भूल गई क्या? हमारी बहू है बहू। अजी, जब बेटा ही नहीं रहा तो कैसी बहू? ना जाने ये मनुष्य कब हमारे सर से हटेगी। मुझे तो लग रहा है ना, इसकी वजह से हमारी बेटी पिंकी की शादी भी नहीं हो रही है। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोलती हैं? मैं सब कुछ करती तो हूँ ताकि इस घर के लोग खुश रहे, लेकिन तब भी आप लोग मुझे इतने ताने देती रहती हो। अरे अरे, ताने तो दूंगी ही ना। एक तो तू हमारे फूल से जवान बेटे को खा गई, जो कि इकलौता कमाने वाला था। ऊपर से हमें 2 वक्त की रोटी भी कमा कर नहीं खिला सकती। अरे तू तो पूरी की पूरी मनहूस है, मनहूस। ये सब बोलकर रीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। ये सब कुछ होते देख विनीता का ससुर प्यार से विनीता को समझाते हुए कहता है, अरे विनीता बहू, अरे तू अपनी सास की बातों का अब बुरा मत मानियो। वो दिल की बहुत अच्छी है। वो थोड़ी परेशान है ना, इसीलिए कुछ भी बोल जाती है। लेकिन तुझे बता दूं, तेरी सास दिल की बहुत अच्छी है बेटा। ससुर जी, मैं जानती हूँ माँ जी का दिल बहुत अच्छा है। जब मैं इस घर में नई नई आई थी और वो जिंदा थे तो माँ जी मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी, लेकिन एक किस्मत की मार थी। अब मुझे उनकी नफरत झेलनी पड़ रही है। इतना बोलकर अब विनीता भी चली जाती है। अब ऐसे ही दिन गुजरते हैं। विनीता रोज सब्जियां बेचकर अपने परिवार का गुजारा चला लिया करती, लेकिन सभी घर वालों को पिंकी की शादी की चिंता सताने लगी थी, क्योंकि पिंकी शादी के लायक हो गई थी। ऐसे एक दिन पंडित जी घर आकर बताते हैं, सुनिए हरि प्रसाद जी, पिंकी बिटिया के लिए एक रिश्ता लेकर आया हूँ कि गांव का कोई भी इंसान उस घर में रिश्ता करने से मना नहीं कर सकता। आप बोले तो पिंकी के बाद चला दूं। अरे अरे वाह वाह, नेकी और पूछ पूछ। अरे पंडित जी, आप पिंकी की बात चला दीजिए। और वैसे भी हमारी पिंकी से गुणी लड़की कोई हो भी नहीं सकती और उन्हें पूरे गांव में नहीं मिलेगी। हाँ पंडित जी, ये रिश्ता हो जाता तो बात बन जाती। लेकिन पंडित जी, लेकिन हम दहेज में कुछ दे नहीं पाएंगे। अरे हम तो गरीब है ना, आप तो सब कुछ जानते हो। अरे जितना हमारी तरफ से हो पाएगा हम करेंगे, लेकिन क्या करें, ज्यादा गरीबी के कारण हम ज्यादा कुछ नहीं दे पाएंगे। तो आप इसकी बात कर लीजिएगा। तो ठीक है, जल्द से जल्द हम पिंकी बिटिया का उस घर में रिश्ते की बात चलाता हूँ, बाकी देखते हैं भगवान की क्या इच्छा है। पंडित जी तो ये बोलकर चले जाते हैं और विनीता अब अपने काम के लिए निकलने लगती है। तभी रीमा उसे रोकते हुए कहती है, सुन ले बहू, पिंकी के शादी के कामों में ना तुम बिल्कुल भी बीच में नहीं आओगी। मैं नहीं चाहती कि एक विधवा का साया मेरी बेटी की चमकती हुई किस्मत पर पड़े। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? पिंकी मेरी छोटी बहन की तरह है, आखिर मैं क्यों उसका बुरा चाहूंगी? आप फिक्र मत करिए, मैं खुद ही इस विवाह के कार्यक्रमों से दूर रहूंगी।
विनीता ये सब कुछ बोलकर अब सब्जियां बेचने के लिए चली जाती है। वो जा ही रही होती है कि तभी एक तेज रफ्तार में आई गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है और ठेले की सारी सब्जियां पलट जाती हैं। जब गाड़ी चलानी नहीं आती तो इस तरह गाड़ी चलाते ही क्यों हो? बेकार में गरीब का नुकसान कर दिया, अब नुकसान की भरपाई कौन करेगा? विनीता ये बोलती है तभी राजीव गाड़ी में से उतरता है। दरअसल राजीव जमींदार का वही लड़का था जिसके लिए विनीता की ननद पिंकी का रिश्ता आया था। राजीव ने गाड़ी से उतरकर विनीता को देखा तो वो बस देखता ही रह गया। विनीता की शक्ल देखकर राजीव उसमें मानो खो सा गया। बस ऐसे ही मुझे देखते रहोगे या सब्जी उठाने में मेरी मदद भी करोगे? एक तो बेकार में ही मेरा इतना सारा नुकसान कर दिया, ऊपर से ऐसे घूर रहे हो जैसे कभी लड़की देखी ही नहीं है। राजीव अपने होश में आता है और कहता है, मुझे माफ कर देना। दरअसल मैं जल्दबाजी में अपने घर जा रहा था और मैंने आपको देखा नहीं। मेरी वजह से आपका बहुत नुकसान हो गया। मैं आपके पैसे दे देता हूँ। पैसे तो मैं तुमसे लूंगी ही। 200 की सब्जी बर्बाद करी है तुमने मेरी। विनीता की बात सुनकर अब राजीव अपनी जेब में हाथ डालकर 2000 रुपए निकालकर विनीता को दे देता है, जिसे देखकर विनीता कहती है, तुमने मुझे कोई लालची औरत समझ रखा है क्या? जो 200 की सब्जी की जगह तुम मुझे 2000 रुपए दे रहे हो। अरे तुम अमीर लोग अपने आप को समझते क्या हो? तुम लोग हर किसी को पैसे से खरीद सकते हो, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ अपनी मेहनत के पैसे लूंगी आपसे। ये 2000 आप अपने जेब में रखिए। विनीता 200 रुपए रखकर 1800 रुपए वापस कर देती है और वहाँ से चली जाती है। राजीव को ये सब कुछ देखकर बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। जब से राजीव ने विनीता को देखा था उसे नींद नहीं आती। एक दिन राजीव अपने घर पर बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहा था, तभी उसकी माँ ने उसके पास आकर कहा, बेटा राजीव, मैंने तेरे लिए बिल्कुल वैसी ही लड़की देखी है जैसा तू चाहता था। गरीब घर की सीधी सादी लड़की। माँ, इतनी भी क्या जल्दी है आपको मेरी शादी की? अरे अभी मेरी उम्र ही क्या है। राजीव बेटा, वैसे तो मैं तेरी शादी किसी जमींदार की बेटी से करवाना चाहती थी, लेकिन तेरी ही जिद थी कि तुझे किसी गांव की सीधी सादी लड़की से शादी करनी है। अब मैंने ऐसी लड़की ढूंढ दी, तब भी तू मना कर रहा है। अरे चाहता क्या है तू? माँ, क्योंकि मैंने एक लड़की को देखा है और जब से देखा है ऐसा लगता है कि मेरी दुनिया ही पूरी हो गई है वो। और उससे पहले ही नजर में देख के मुझे उससे प्यार हो गया। माँ, मैं शादी करना चाहता हूँ, मगर उसी से, समझो ना माँ। देख बेटा, मैं नहीं जानती कि तूने किस लड़की को देखा है, पर अगर तू उस लड़की की इतनी तारीफ कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो अच्छी ही होगी। अच्छा, वैसे क्या रंग रूप है उसका? माँ, वो बहुत ही सीधी सादी सिंपल सी, रंग गोरा और बड़ी प्यारी सी सुंदर सी लड़की थी। मैं बता रहा हूँ ना माँ, मैंने जब से देखा प्यार हो गया मुझे उससे। तूने जिस लड़की को देखा है कहीं वो तो नहीं जिसे मैंने देखा है? चल एक काम करते हैं, हम उस लड़की को देख लेते हैं। अगर ऐसा हो गया तो मजा ही आ जाएगा। मैं तो उसी दिन उससे शादी करके उसे घर ले आऊंगा माँ। अगले दिन सुमन और राजीव पिंकी को देखने के लिए उसके घर जाते हैं। उस दिन विनीता सब्जियां बेचने के लिए गई हुई थी। रीमा ने पिंकी को उन लोगों को चाय नाश्ता परोसने के लिए कहा, अरे पिंकी बेटा, शर्मा क्यों रही है? इन लोगों को चाय नाश्ता दे। जी माँ। राजीव का चेहरा तो पिंकी को देखकर ही उतर गया था। उसे सच में उम्मीद थी कि शायद पिंकी वही लड़की निकल आए जिससे वो उस दिन टकराया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब देखकर राजीव उदास मन से होकर बोला, काश ऐसा सच में हो जाता कि जिस लड़की को मैं देखने आया हूँ वो वही लड़की निकलती जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, तो कितना अच्छा होता। राजीव ये सोच ही रहा था कि तभी विनीता अपनी सब्जी का ठेला घर के बाहर लगाती है और घर के अंदर आती है। उसे देखकर रीमा का मुंह बन जाता है और वो बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी सुमन उसे आवाज लगाती है, अरे बेटा, तुम बाहर कहाँ जा रही हो? अंदर आ जाओ ना। अब राजीव जैसे ही विनीता को देखता है उसके चेहरे पर मुस्कान आती है और रीमा कहती है, ये तो मेरे बेटे की विधवा पत्नी है। अब बेटे के जाने के बाद यही घर का खर्चा चलाती है, थोड़ा बहुत कमा लेती है। माँ, यही है वो लड़की जिससे मैं उस दिन टकराया था, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था उस दिन, याद है आपको? राजीव की बात सुनकर अब रीमा, विनीता और पिंकी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता था कि राजीव ये क्या बोल रहा था। इसके बाद सुमन बात को संभालते हुए राजीव से कहती है, राजीव, तू पागल तो नहीं हो गया? ये विधवा है। मैं तेरी शादी किसी गरीब लड़की से तो करवा सकती हूँ, लेकिन किसी विधवा से नहीं। चल तू मेरे साथ। बात को बिगड़ता देखकर सुमन अब राजीव के साथ उस घर से चली जाती है।
रीमा को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो विनीता को एक थप्पड़ मारकर कहती है, लगा दी ना तूने मेरी खुशियों पर नजर। क्या जरूरत थी राजीव से टकराने की, और क्या जरूरत थी इस समय राजीव के सामने जाने की। तू मेरे बेटे को खा गई, ऊपर से मेरे बेटे के साथ साथ मेरी बेटी की जिंदगी को भी बर्बाद करके रखा है। निकल जा यहाँ से, इस घर में आने की ना जरूरत नहीं है तुझे। अरे रीमा, क्या बकवास कर रही हो? अरे जो भी हुआ है इसमें विनीता की क्या गलती है? बताओ मुझे। जो हुआ वो हादसा था, उसे भूल जाओ। गलती तो सारी इसी की है ना ही ये आज सामने आती और ना ही विनीता का चेहरा देखकर राजीव इतना सब बोलने की हिम्मत कर पाता। आज के बाद ये लड़की इस घर में रहेगी ही नहीं। अब विनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके सब्र का बांध टूट चुका था। उसने अपना सामान उठाया और उसको बांधा और अपनी सब्जियों का ठेला लेकर वो घर से निकल जाती है। लेकिन वही राजीव भी अपनी माँ को मनाकर वापस विनीता के घर की तरफ आ ही रहा था कि उसे वो रास्ते में मिल जाती है। विनीता के आंसू देखकर उसे समझ में आ जाता है, जिसके बाद वो मंदिर में जाकर उससे शादी कर लेता है। सुमन भी विनीता को अपना लेती है। कुछ ही दिनों में विनीता को वो सारी खुशियाँ मिल जाती है जो उसे चाहिए थी। अब रीमा और हरिप्रसाद के घर में गरीबी और कंगाली तो बिल्कुल छा जाती है। तुम सही कहते हो, शायद मैंने विनीता को इस घर से निकालकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो तो इस घर की ढाल थी जो हर मुसीबत से हमें बचा रही थी। उस बच्ची ने हमेशा हमारा भला चाहा है। हमारे बेटे के जाने के बाद हमारे घर की जिम्मेदारी उठाई है उसने। वो चाहती तो मायके जाकर दोबारा से अपनी जिंदगी शुरू करती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो हमारे घर में रही, हमारे लिए वो जी रही थी, और हम उसके साथ क्या कर रहे थे? चलिए जी, हम विनीता से हाथ जोड़कर माफी मांग लेते हैं। शायद हमारे बुरे कर्म कुछ कट जाएं और हमारे दिन बदल जाएं। जिसके बाद रीमा और हरिप्रसाद अब आंखों में आंसू लिए विनीता के ससुराल आते हैं और विनीता उनका बहुत अच्छे से आदर सत्कार करती है। रीमा से माफी मांगती है और विनीता कहती है, माँ जी, आप मुझसे माफी मांग के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अरे मैंने आपको हमेशा अपनी माँ समझा है। मैं अपने ससुराल से नहीं, मैं अपने मायके से विदा होकर अपने ही घर आई हूँ। गरीब घर की बहू अमीर घर की लक्ष्मी बन गई। इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात नहीं हो सकती है। ये सब कुछ आपके आशीर्वाद से हो पाया है। कितना बड़ा दिल है तेरा बहू। तूने इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे माफ कर दिया। आज के बाद मैं और ये तेरे सास ससुर नहीं, बल्कि तेरे माँ बाप है। कभी तुझे अपने मायके की याद आए ना तो हमारे घर ही आ जाना। इस तरह रीना और हरिप्रसाद ये कहकर विनीता और राजीव का आशीर्वाद देकर अपने घर आ जाते हैं और गरीब घर की बहू अमीर घर की लक्ष्मी बनकर खुशी खुशी रहती है।